बच्चों आप देख सकते हैं क्लास 12th मैथ्स यूपी बोर्ड का यह पेपर है। और बच्चों इसमें ऐसे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की डेट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग में हमें देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो है इसमें जितने भी पार्ट्स हैं, पहले क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स हैं आपके, वे सारे क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। और ये देख सकते हैं पहला क्वेश्चंस क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों एक बात याद रखिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपने नंबर खो देंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाऊंगा और हर चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देख सकते हैं, दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको ऑर्डर निकालना जानना जरूरी है। तो आपको ऑर्डर पढ़ लेना है और ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा, ठीक है। और आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है ऑर्डर। और आपको पता है ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट होता है और उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है बच्चों, वही हमारा ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट तो 3 ही बार है बच्चों, देख सकते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, और ये है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब अब हम यहाँ देख सकते हैं 1/5 लगा हुआ है पावर। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 5th पावर ले लेंगे, तो ये 5th कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा 5th। तो इसका डिग्री जो होगा बच्चों, यानी ऑर्डर तो इसका 3 है, हमसे ऑर्डर पूछा गया तो बच्चों हम ऑर्डर ही बताएंगे। यहाँ पे डिग्री ऑर्डर कितना है, 3 है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगर डिग्री पूछता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, 5 दोनों ओर ले लेते पावर में, देन ये डिग्री हो जाता 5, क्योंकि मैक्सिमम डेरिवेटिव है। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आपको ये करना है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दी फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। ये रिलेशन फंक्शन का बच्चों सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपके पास ये फंक्शन गिवन है और बोला गया ये फंक्शन दिया गया है, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे बच्चों। तो आप एफ एक्स दिया रहेगा और बोलेगा आपसे कि डिफाइंड बाय द फंक्शन 1 1 ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, नेदर 1 1 नॉर ऑन टू। यानी इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये भी आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। तो इसके लिए आप रिलेशन फंक्शंस को जरूर पढ़ें, ठीक है। ऑप्शन इसके बाद सी नंबर देख रहे हैं, दी वैल्यू ऑफ आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के विल बी। ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें यूनिट वेक्टर जो होते हैं बच्चों, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा स्केलर प्रोडक्ट है ना बच्चों ये। तो इसकी वैल्यू सेम यूनिट वेक्टर का क्या होता है, 0 मतलब 1 हो जाता है बच्चों। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, यानी 1 + 1 + 1 3। तो इसका ऑप्शन सी का सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा बच्चों। तो इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1/2 है, अपर लिमिट 1 है, और dx अपॉन रूट 1 - x² है, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। समझ में आ गया ना। तो इस तरह का इंटीग्रेशन जो कि आप जानते हैं ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो इस सवाल को भी आप पढ़कर जरूर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। और ये 1 नंबर का सवाल है बच्चों, सीधा यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/√1 - x²। ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, सारे बच्चे जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स में हम लिमिट लगा देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। पहले कौन सा लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, लगा के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा ये इसके बाद ऑप्शन मतलब फर्स्ट का ई पार्ट देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक्स का एक सवाल आया हुआ है बच्चों। ये देखिए मैट्रिक्स का एक सवाल आया हुआ है, 1 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। A = 0 1 1 0 एंड B = 2 1 1 2, देन AB विल बी। बस बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ए से बी का इंटू करना है, ए से बी का क्या करना है, इंटू करना है, और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको जरूर बताया गया होगा ए से बी को इंटू कैसे किया जाता है, रो का कॉलम में इंटू करके उसको ऐड कर दिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप ऑप्शन अपना ढूंढ लीजिएगा इंटू करके, ओके। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़िएगा, यानी एक इंटू वाला क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें लिखा है डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको सारे पार्ट्स करने हैं बच्चों, कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, इफ cos इनवर्स 1/2, इफ cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है। क्या पूछा गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ देख सकते हैं कॉस इनवर्स है, यहाँ टेन इनवर्स है, तो आपको दोनों तरफ टेन इनवर्स बना लीजिए या फिर दोनों तरफ कॉस इनवर्स बना लीजिए, तो आपके लिए सवाल इजी हो जाएगा और आराम से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एक इनवर्स फंक्शन का आप प्रिंसिपल वैल्यू का भी सवाल देख सकते हैं, जिससे एक 100% वो सवाल आपको मिलने वाला है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को आता है बच्चों, उसके लिए आपको रेंज याद होना चाहिए, नहीं तो फिर आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया? और आप देख सकते हैं बी, दूसरे का बी जो है पार्ट, वो बोला है सॉल्व करना है dy by dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। बहुत ही सुंदर सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है बच्चों, और एक ऐसा सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा, 100% मिलेगा बच्चों इस तरह का सवाल। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं बच्चों, कुछ नहीं करना होता है। ये वेरिएबल सेपरेबल, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं बच्चों कि जैसे dy है तो उसकी तरफ y का टर्म्स ले जाइए, dx वाले को इधर करिए और x को dx की तरफ रखिए। आप देख सकते हैं xy वाले में से xy और x में x कॉमन हो जाएगा और इसमें से 1 कॉमन हो जाएगा, तो पेयर बना के आप देख सकते हैं, तो एक में हो जाएगा आपका x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में y प्लस 1। तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस से हम y प्लस 1 को dy के नीचे डाल देंगे और dx के इंटू में x प्लस 1 आके इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लेंगे और आप आराम से इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा सी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ये देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बच्चों? डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, और ऐसा एक सवाल जरूर आएगा आपके एग्जाम में, x की वैल्यू निकालने को, या फिर x की जगह k हो सकता है, p हो सकता है, a हो सकता है, ऐसा मान आपको निकालने को जरूर पूछा जाएगा, और आप ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि इस डिटर्मिनेंट से फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। देखिए सुंदर सा सवाल है बच्चों, और 1 नंबर का सवाल है, तो कुछ ज़्यादा करना नहीं होगा, ये आपको पता है। बस कुछ क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों इसमें, और देन इसमें भी क्रॉस कर लेना है, बीच में माइनस लगा देना है। x का इंटू करेंगे x स्क्वायर, 4 4 का इंटू करेंगे तो 16, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस का फार्मूले में भी तो होता है बच्चों, तो प्लस 3 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 प्लस 13, यानी x की वैल्यू आप प्लस माइनस रूट 13 कुछ करके निकाल सकते हैं बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, आप आराम से आंसर इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट को ओपन करना आता है ना, 2x2 को जो डिटरमिनेंट होता है उसको आराम से आप ओपन कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी x की वैल्यू वाला सवाल आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद हम ऑप्शन दूसरे का डी का बात करते हैं। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन एफ सच दैट r टेंड्स टू r डिफाइंड बाय द फंक्शन। देखिए बच्चों यहाँ फंक्शन को डिफाइन किया गया है, बहुत ही सुंदर सवाल है। एक सवाल आपको इस पर देखने को जरूर मिलेगा बच्चों, मैं 100% वादा कर सकता हूं आपसे कि अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12, तो आप जो है इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट करना है आपको बताना है ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 होना चाहिए, टेस्ट करना है बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आपको राइट है लिमिट, लेफ्ट है लिमिट और फंक्शन तीनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए बच्चों। यानी राइट है लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट है लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन यानी f0 यानी x इक्वल टू 0 पे चेक हो रहा है ना बच्चों। तीनों वैल्यूज अगर आपस में इक्वल आ गए तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, इसी का दूसरे का हम ई पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी मैं बता रहा हूं, और बहुत ही सुंदर पेपर है बच्चों, और इसके ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नंबर चाहिए और आप एग्जाम आपको डर लग रहा है कि आप फेल हो सकते हैं या फिर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नहीं अगर देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, बाद में आप वापस आएंगे तो आप पछताएंगे कि यार ऐसे ही क्वेश्चन सर ने बताया था और मैंने इन क्वेश्चंस को ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों थोड़ा सा समय निकाल के एक बार आप इसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी और हम नहीं चाहते कि आपको कोई दिक्कत हो, आप अपना पेपर अच्छे से कर लें, ठीक है। तो दूसरे का ई पार्ट देख सकते हैं बच्चों, इफ द वेक्टर्स ai plus 2j plus 3k and 3i plus bj are परपेंडिकुलर देन प्रूव दैट 3a plus 2b is equal to 0। अब परपेंडिकुलर का एक सवाल वेक्टर से तो बनता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए दो वेक्टर्स है तो आप एक वेक्टर्स को आप कुछ मान लीजिए जैसे p वेक्टर, इसको हमने p वेक्टर मान लिया, इसको हमने q वेक्टर मान लिया, ठीक। अब दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर कब हो सकते हैं बच्चे, यानी p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर होगा तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना बच्चों वो 0 होगा।
किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट जब हम करेंगे अगर वो जीरो आ जाए तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यानी इस वेक्टर का इस वेक्टर से हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए आप सीधा सीधा समझिए, आई का आई से हो जाएगा, जे से जे से हो जाएगा, के तो है नहीं तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यानी 3a और प्लस 2b हो जाएगा बच्चों। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू जीरो। देखिए प्रूव हो गया आपका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, केवल 1 नंबर का सवाल है और ये क्वेश्चन आएगा। अब आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपसे ए और बी के इक्वेशन के रूप में ये रिलेशन प्रूव करवा रहा है। आपसे लैम्डा देकर लैम्डा की वैल्यू पूछ देगा, बोलेगा दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो लैम्डा की वैल्यू बताओ या फिर के की वैल्यू बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरे में हम देख सकते हैं डू ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। सारे पार्ट्स हमको करने हैं बच्चों, ठीक है। और धीरे धीरे देख रहे हैं बच्चों, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से नंबर भी आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने कितने मार्क्स का है वो क्वेश्चंस भी हम आपको बता रहे हैं। ये आपका इससे ज़्यादा मार्क्स का है, ठीक है। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। देखिए कितना सुंदर सवाल है, कितना सुंदर सवाल है और कितना अच्छा सवाल है। यूपी बोर्ड का यह सवाल बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए बच्चों, अगर फंक्शन दे के आया है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो आपका एक सवाल बनता है पेपर में, एक सवाल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बनेगा बच्चों। तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं ना, इसी से रिलेट करने वाले क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेंगे ना, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो बड़े इजिली आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स हमारे पास दिया है और बोला गया है कि प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा आर के सभी वैल्यू के लिए। इंक्रीजिंग ऑन आर लिखा है, यानी रियल नंबर के लिए। तो बच्चों अब एक बात बताइए, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब आप ये मत कहिएगा सर डिफ्रेंशिएट करके सिखाइए, तो बच्चों अब सीखने का समय नहीं है, अब सीख चुके हैं, अब आप प्रैक्टिस कर लीजिए बस, ठीक है। अब आप पेपर के कुछ ही दिन रह गए हैं तो आप प्रैक्टिस करिए केवल। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। समझ में आ गया। इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम जितने x वाले पार्ट हैं बच्चों उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बदल लेंगे। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि x वाला पार्ट जो है या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। अब बाद वाला पार्ट जो होगा वो अगर प्लस का है तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। क्योंकि होल स्क्वायर वाला पार्ट तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा। और प्लस का 3 या प्लस का 4 जो आगे आपका जुड़ रहा है या घटेगा तो नहीं बच्चों, ये तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा जुड़कर ही आएगा, तो इंक्रीजिंग है ना, तो इंक्रीजिंग के लिए जुड़कर ही आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे का बी पार्ट है ना, बी पार्ट बहुत सुंदर क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। और इंटीग्रेशन लोअर लिमिट क्या है, 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट cos x। बहुत ही सुंदर सवाल है बच्चों, देख सकते हैं ये। तो इसको कैसे करेंगे ये भी आप समझ लीजिए। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आई मानना होगा। क्या मानना होगा, आई। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको क्या मानना होगा, आई। और इसका एक तरीका ये है बच्चों, रूट cot x लिखा हुआ है ना, रूट cot x लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे cot x को चेंज कर लें cos x अपॉन sin x तो ये सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टी 4 से। किससे सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टी 4 से। तो समझ गए होंगे, पहले इसको आई मानिएगा, cot x को cos x अपॉन sin x लिखिएगा, रूट में अलग अलग कर लीजिएगा, फिर उसके बाद रूट sin x को ऊपर भेजकर रूट sin x प्लस रूट cos x। और यह सवाल आप लगा चुके हैं, बस यहाँ पे रूट cot x दिया है तो आप समझ नहीं पाए। तो समझ में आ गया ना बच्चों, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरे का बी पार्ट भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सी नंबर देखिए, तीसरे का सी, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है बच्चों। 2 balls are draw randomly from a bag containing 5 red and 6 black balls. What is the probability that both are different? बच्चों अब यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है और आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर भी करना पड़ेगा। तो 2 बॉल है बच्चों और दोनों को क्या किया जा रहा है, एक बैग है उसमें 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल रखी हुई हैं, उसमें से एक बॉल निकालना है आपको, 2 बॉल निकालना है बच्चों, रेंडमली 2 बॉल निकालना है, ठीक है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफरेंट, और कह रहा है दोनों ही बॉल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये क्वेश्चंस आपको जैसे ही हमने दोनों एक थैले से 2 बॉल निकाला बच्चों, तो कह रहा है कि दोनों बॉल जो होंगे
वो डिफरेंट होने चाहिए, यानी एक रेड हो एक ब्लैक हो, ऐसा होना चाहिए बच्चों। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी का सवाल आप जरूर देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों हम सारा पेपर सॉल्व करके आपको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप जितना हो सकता है उसको हम सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके तरीका भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ कि कैसे इसको लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो तीसरे का डी क्वेश्चन देखिए, आप देख सकते हैं। अब आप ये बताइए किसका क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। देख सकते हैं 1 + e⁻x ब्रैकेट बंद y dx इज इक्वल टू y + 1 e⁻x dx, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें अब आप कहेंगे यार सर थोड़ा ये बता दीजिए कैसे ये करना होगा। तो बच्चों इस तरह का सवाल लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये देखना है क्या y वाला dx की तरफ जा सकता है। यहाँ दोनों तरफ dx है बच्चों, तो ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे एक तरफ क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, dx नहीं हो सकता है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ dy होगा या फिर यहाँ पे dx होगा, या यहाँ dx होगा तो यहाँ dy होगा, ऐसा हो जाएगा। आप अपने किताब में, अपनी बुक में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हमने अभी बताया ना, वेरिएबल सेपरेबल से ये क्वेश्चन लगाया रह सकता है। देखिए 1 + e⁻x है, अगर मान लीजिए इधर dx है तो इसको इसके नीचे डाल दीजिएगा, y + 1 को y/y + 1 यानी यहाँ dy है तो इसके नीचे डाल दीजिएगा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करके इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा, है ना। इंटीग्रेशन जैसे ही निकलेगा उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डू ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, देख सकते हैं डू ऑल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हैं। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन of the line which passes through the point -3, 4, -6 and parallel to the line given by the lines। ये देखिए लाइन हमारे पास दिया है, और बच्चे एक बार बता दे रहे हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ऐसा क्वेश्चन तैयार जरूर करना है। अगर नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं यार, एक क्वेश्चन इसका तैयार कर लीजिए। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अब आप बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन सर कैसा होता है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, ऐसा ही कार्टेशियन इक्वेशन होता है। उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c। अब आप कहेंगे ये a b c हमारे क्या होंगे, तो यहाँ DRS होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। और x1 y1 z1 यहाँ पे जो ये 2 4 8 लिखा है ना बच्चों, ये पासिंग पॉइंट्स है, ये हमारे क्या होते हैं, पासिंग पॉइंट्स होते हैं बच्चों। जैसे हमसे बोला गया है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट है, तो बच्चों हमें जो इक्वेशन निकालना है कार्टेशियन इक्वेशन का, उसका पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी x माइनस होगा -3 है तो x + 3 हो जाएगा। अब आप कहेंगे DRS क्या होगा, तो सर DRS भी बताएंगे, DRS ये है ना बच्चों 3, तो आप लिखिएगा x + 3 अपॉन 3 और फिर इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 5 और फिर क्या हो जाएगा z प्लस हो जाएगा बच्चों z + 6 अपॉन 6। तो देखिए आपका भी आंसर आ गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर सा क्वेश्चन था बच्चों, इसीलिए कह रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। आपको तुरंत सवाल, देखिए हमें पेन तक नहीं चलाना है यार, सवाल का आंसर आ रहा है, आप समझ लीजिए इतना आसान है ये, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 4th का बी पार्ट। 4th क्वेश्चन का बी पार्ट है, कह रहा है ए वेक्टर दिया है बच्चों, वी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है, और बोला गया है आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। समझ सकते हैं बच्चों, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कह रहा है कि ये जो वेक्टर है बच्चों ये परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पर। तो कुछ नहीं करना है, हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको लिखना है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ब्रैकेट बंद करके डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर की वैल्यू ये है और बी वेक्टर की वैल्यू ये है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इसमें लैम्डा का इंटू करके पूरे में इसको ऐड करके इसके साथ डॉट सी प्रोडक्ट करा देंगे और इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से हम लैम्डा आराम से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो समझ गए कि इस तरह का सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको इस वाले का इसके साथ डॉट करना है,
ये पूरा एक वेक्टर है, इसके साथ डॉट कर लेंगे और वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देंगे और वहां से हम लैम्डा को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन भी बता रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है और आपको यह भी बता रहे हैं कि सवाल को करना कैसे है। तो सोचिए आपको दोनों चीजें आपको यही मिल रहा है, तो आपको जाने की जरूरत क्या है। ठीक है, आप अपनी बुक को निकाल के बस बैठ जाइए हमारे साथ और आपको सारा चीज मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है और कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे डर रहे हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे सर कुछ नहीं आ रहा है, मैं कैसे मैथ पास करूंगा, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए बस, और आप देखेंगे कि आप अगर आप फेल होने के बारे में सोचना है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फेल तो आपकी दूर की बात है, फेल तो हो ही नहीं सकते आप। ठीक है, उसके बाद डी नंबर देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब बच्चों आप कहेंगे वेक्टर इक्वेशन सर जी क्या होता है, तो बहुत ही सुंदर है बच्चों। अगर आपके पास कोई कार्टेशियन लाइन दी हुई है, देखिए कार्टेशियन इक्वेशन है हमारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन है। अब हमने आपको बताया कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। समझ में आ रहा है? तो अब आप कहेंगे वेक्टर इक्वेशन सर जी क्या होता है, तो वेक्टर इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। अब आप कहेंगे ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर हमारा पासिंग पॉइंट है बच्चों, तो x माइनस x1 ये हमारे पासिंग पॉइंट्स होते हैं, जो ये 2 3 5 देख रहे हैं, ये हमारा ए वेक्टर बन जाएगा। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, 2i माइनस 3j और प्लस 5k। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। और नीचे जो डीआरएस है ना बच्चों 1 2 3, तो ये 1 के साथ i हो जाएगा प्लस 2j प्लस 3k, ये बी वेक्टर हो जाएगा। अब कहेंगे वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है, तो वेक्टर इक्वेशन होती है बच्चों ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है, ये इक्वेशन ऑफ वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर प्लस का लैम्डा बी वेक्टर, या फिर देखेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर। कहीं कहीं आपको टी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं लैम्डा देखने को मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, ए वेक्टर आपने निकाल ही लिया है, बी वेक्टर आपने निकाल लिया, वहां रख दीजिए, वेक्टर इक्वेशन आपको मिल गई। समझ में आ गया ना, वेरी गुड बच्चों। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इसके सारे पार्ट्स करने हैं बच्चों। आप देख रहे हैं ना, पांचवें नंबर क्वेश्चन का सारे पार्ट, यानी कितने पार्ट है बच्चों, 1 2 3 4 5, पांचों पार्ट करने हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं इफ द फंक्शन एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है कंटिन्यूअस एट x=3, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। अब आप कहेंगे सर ये तो बता दीजिए ये लगेगा कैसे, तो बच्चों एक बात बताइए, ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो x=3 पर आप क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, x=3 पर आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, और x=3 पर आप फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वल पर वैल्यू फंक्शन की क्या है, देखिए यहाँ इक्वल लगा है, इक्वल पर f(x) हमारा x+1 है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को, ठीक है, राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल करिए, या लेफ्ट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल करके ए और बी की वैल्यू को निकाल लीजिए। अरे यार आप कहेंगे सर क्या बता रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों ऐसा नहीं है, आप राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं और ये 100% क्वेश्चन आएगा। अब आप सोचेंगे कि सब सर 100% ही क्यों बता रहे हैं। बच्चों आप सोचिए जरा, ए और बी बदल सकता है, यहाँ पे यहाँ लैम्डा हो सकता है, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ दे, ठीक है, पी और क्यू हो सकता है, पी और क्यू की वैल्यू पूछ दे। लेकिन एक मान तो ऐसा आने वाला है, एक मान तो आपसे पूछा जरूर जाएगा कंटिन्यूअस से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करिए। कैसे करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, यानी f3 तीनों आपस में इक्वल होंगे। तीनों इक्वल होने का मतलब बच्चों आप भाई चूंकि ए और बी दो वेरिएबल हैं, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमको निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल करेंगे और राइट हैंड लिमिट को फंक्शन के इक्वल करके हम वहां से ए और बी को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको लिमिट निकालना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिए, हम आपको ये वाला सवाल जो है बढ़िया से लगा के सजा के आपको दिखा देंगे। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ का बी पार्ट में बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a²। अरे ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है किसका, 1/a tan इनवर्स x/a का बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सी वाला देखिए, सी क्या कह रहा है, x 1 प्लस y टू द पावर 1/2 प्लस y 1 प्लस x टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू -1 प्लस x टू द पावर -2। बच्चों ये डिफरेंशिएट का सवाल है, डिफरेंशिएशन करना है यार, डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है। क्या करेंगे आप, कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन,
बच्चों कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को, ये जो देख रहे हैं ना, इसको राइट में ले जाइएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके उसको डिफरेंशिएट करके कॉमन वॉमन करेंगे। तो एक बार कॉमन करेंगे तो वो वैल्यू आपको नहीं लेनी है, दूसरी बार वाला जो कॉमन होगा जिसमें एक्स और वाई आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज देखने को मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा इसी से। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन आपको तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दूंगा। अगर ये वाला भी नहीं आ रहा तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे, इसको राइट में ले जाइएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके आप आराम से पहले उसके फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करके तब उसको डिफरेंशिएशन निकालिएगा, तब आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का सेटलमेंट कर लीजिएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से लगाया जा सकता है। ठीक है ना। अब डी नंबर देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। अरे भैया इससे अच्छा सवाल कहाँ आएगा, ये एक सवाल तो आपको देखने को मिलेगा बच्चों, एक डिफरेंशिएट का सवाल आपको देखने को मिला, उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमा मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, यानी ये किसका है, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है बच्चों, है ना। किसका सवाल है, लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल है। बहुत अच्छा बच्चों, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, बाय ग्राफिकल मेथड फॉर द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। अगर रेस्ट्रिक्शन आपके पास गिवन है, देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, 0 के इक्वल है। तो आप करेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है बच्चों, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, द गिवन इनइक्वालिटीज कन्वर्ट इनटू द इक्वालिटीज कर लेना है आपको, और एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, अब आप क्या करेंगे, यहां से आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है। मतलब टेबल बनाने का मतलब कंसीडर द टेबल में x y की कुछ वैल्यूज लगा के आप क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल पे फिर हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ मतलब समझते हैं ना, प्लॉटिंग कर लेंगे, इससे प्लॉट करके एक इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे। तो वो लाइन आप जब बन जाएगी ना बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की, तो जब उस लाइन को आप बना लेंगे तो उसमें उस लाइन के बनाने के बाद आपको क्या करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए आपको करना क्या है कि इसमें x इज इक्वल टू 0 लगा दीजिए, y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x 0 लगेगा, y 0 लगेगा, तो आप समझ सकते हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। भाई 0 लेस देन आर इक्वल टू 4, 0 क्या 4 से छोटा है, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। 0 4 से छोटा कहाँ है, सॉरी 0 लेस देन आर इक्वल टू 4 है, यानी 4 बड़ा है, ये ट्रू है बच्चों, ये क्या है, ट्रू है। तो जब ये ट्रू है कि 0 इक्वल तो नहीं है बच्चों ना, इक्वल नहीं है, लेकिन 0 जो है वो 4 से क्या है, छोटा है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे x की जगह 0 लगा दीजिएगा, y की जगह 0 लगा दीजिएगा। चेक कर लेते हैं ना ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऑरिजिन की तरफ आ रहा है या ऑरिजिन से दूर जा रहा है। अगर ऑरिजिन से दूर जा रहा है, समझिएगा, अगर ऑरिजिन से दूर जा रहा है तो इसका मतलब जो है आपके जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स होंगे बच्चों, जो इस तरह से ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके लाइन होती है, तो ये जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ये इसको हम क्या करेंगे, x यहाँ पे जैसे कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, यहाँ कुछ और आएगा, यहाँ कुछ और आएगा, ये सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, ये आप जेड में लगा दीजिएगा। पहले ये वाला पॉइंट लगाइएगा, फिर ये लगाइएगा, फिर हर एक के लिए जेड की अलग अलग वैल्यू आएगी। अब उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो आपको खुद ही पता चलेगा किस पॉइंट के लिए ये मैक्सिमम हो रहा है। तो जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम हो वही आपका आंसर है, वही आपका क्या है, आंसर है। अगर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, अब ई क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन ए क्लास of any colleges which 50 students of mathematics, 40 students of statistics, 10 students of both subjects, ठीक है, at randomly and any student is selected, find the probability that the selected student is of the statistics if he is student of mathematics। बच्चों ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है बच्चों कि आपको जो पहले सब चीज़ें गिवन है उसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ एनी कॉलेज, यानी एक क्लास में आपके कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 80 स्टूडेंट्स हैं एक कॉलेज में, एक कॉलेज की जो क्लास है उसमें 80 स्टूडेंट्स हैं, और विच 50 स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के हैं। यानी आप समझिए मैथमेटिक्स है तो इसको हम लिखेंगे, मैथमेटिक्स को m मान लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स को आप s मान लीजिएगा, और जो दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं यानी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स उसको s m इंटरसेक्शन ऑफ s कर लीजिएगा, वो 10 हो जाएंगे। और m वाला स्टूडेंट कितने हैं, वो 50 है, और s वाले कितने हैं, 40 है। अब आप करना क्या, अब सबकी आपकी क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। अब बताइए, अच्छा आप खुद ही बताइए कुल स्टूडेंट कितने हैं, 80। अगर मुझे मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो pm हो जाएगा, p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 50 अपॉन 80, और स्टैटिस्टिक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ps इज इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन 80। इसी तरह से हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों लिखा नहीं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सब्जेक्ट्स, इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं, तो pm
इंटरसेक्शन ऑफ एस हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा 10/80 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज निकल जाने के बाद अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कैसे निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सिलेक्टेड स्टूडेंट इज ऑफ स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, एस को ऊपर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स को आप क्या करेंगे, नीचे लगा देंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है पी एस इंटरसेक्शन ऑफ एम अपॉन पी एम। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। अब आपने ये तो निकाल ही लिया है, पीएम भी निकाल लिया है, आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया। केवल ये फॉर्मूला इसमें चिपका दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी एक क्वेश्चन आपको जो है यहां से देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलेगा। समझ में आ गया। देखिए मैं कितने अच्छे से आपको बता रहा हूं और आप अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं यार, क्या सोचने वाली बात है। लाइक कर दीजिए यार, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बच्चों, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे कि अगर क्वेश्चन ना है तो आप कहिएगा मैं पढ़ाना भी छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा यार, बस ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। 6 नंबर देखिए, डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है इसके सारे पार्ट्स करना है, 6 पार्ट के, ठीक है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सवाल है बच्चों, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यहाँ पे बनाना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। समझ में आ गया, जहां पर p और q किसका फंक्शन हो सकता है, x एंड y का। लेकिन अगर dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बना बच्चों, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी करना पड़ेगा, यही आपका आंसर बनेगा। लेकिन बच्चों अगर सोचिए, अगर उस तरह का नहीं बना, ठीक है, तो आपका एक और बन सकता है फॉर्म dx अपॉन dy, यानी dy की जगह dx हो जाएगा, dx अपॉन dy प्लस पी वाई इज इक्वल, सॉरी dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ p और q जो होंगे वो आपके y के फंक्शन नहीं होंगे, फिर x के फंक्शन हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी y के फंक्शन हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, y के, ठीक है। तो उस तरह का भी फॉर्म आप बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, कैसे, dx को इसके नीचे लाइएगा, dy बाई dx हो जाएगा। लेकिन बच्चों आप सोचिए फिर इसमें दिक्कत क्या आएगी, इस पूरी वैल्यू से तो आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप dy को इसके नीचे डालिए, तो आपका जो फॉर्म यहाँ पे बनने वाला है वो dx बनेगा और क्या बनेगा, dy प्लस यहाँ हो जाएगा आपका px इज इक्वल टू q। समझ में आ गया ना। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर अलग निकाल लीजिएगा। देखिए अब इसको इस फॉर्म में कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जो देख रहे हैं आप, ये आपका यहां आ जाएगा dx अपॉन dy, dx अपॉन dy। तो अब हुआ क्या कि एक्चुअली में ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू आपका यहाँ पे है। अब तुम्हें करना क्या है, ये जो माइनस एक्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपको सेटलमेंट कुछ इस तरह से करना है। एक्स को आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना होगा, ठीक है। और tan इनवर्स y को आप वहीं छोड़ दीजिएगा और 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करके या 1 प्लस वाई स्क्वायर से बोथ साइड्स आप डिवाइड कर दीजिएगा। ये आप काम कर सकते हैं ना बच्चों, वेरी गुड। करने के बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिएगा। आप कहेंगे आप इंटीग्रेटिंग सर जी फार्मूला बता दीजिए, तो ये देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जब आप dy यहाँ लिख रहे हैं तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता है बच्चों, p यहाँ पे लिख जाएगा dy। उसके बाद आप कहेंगे सर जी सॉल्यूशन का फार्मूला बता दीजिए, तो सॉल्यूशन का फार्मूला बच्चों ये होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाइएगा और फिर लिखिएगा q है बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर यहाँ dx मत लिखिएगा, dy लिखिएगा और प्लस का c, बस यही फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा या ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा बच्चों, प्रॉमिस करता हूं। ये फॉर्म याद रखिएगा, dx अपॉन dy, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है बच्चों। पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद p और q से कंपैरिजन करिए, फिर आप p और q की वैल्यू यहाँ लगा के आप इसको सॉल्व करिए। नहीं आएगा तो कमेंट्स कर दीजिएगा, यार मैं तो हूं ना, मैं बताऊंगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2x tan इनवर्स x माइनस लॉग 1 प्लस स्क्वायर प्लस सी। बच्चों ये प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो सवाल तो आप समझ ही रहे हैं, इजी सवाल है बच्चों। कैसे करना है बच्चों, x इज इक्वल टू आप tan थीटा लगा के यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। साइन टू थीटा का फार्मूला हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मली tan थीटा का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और नहीं आता है तो आप, हमने बताया बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करना है, x की जगह tan थीटा मानना है और आपको सवाल आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी को मानते हैं ना बच्चों,
तो आप डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू को भी हटाते हैं, वहाँ से dx को हटा लीजिएगा, टेन मतलब थीटा के फॉर्म में निकाल लीजिएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इसका सी पार्ट देखिए क्या आ रहा है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट अ वॉल्यूम ऑफ द बबलिंग इंक्रीजिंग वाइल द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बच्चों आपको पता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल आ गया है आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल आ गया है बच्चों, और इसको भी अच्छे से आपको करना है। देखिए बच्चों, जब इंक्रीजिंग एट द रेट लिखा हो ना, तो आप अपने दिमाग में डाल दीजिएगा कि इंक्रीजिंग एट द रेट क्या होता है। इंक्रीजिंग का मतलब यहाँ पे बढ़ना हो गया है, और रेट का मतलब समय से डिवाइड भी है, तो आप समझ रहे होंगे किसमें इंक्रीजिंग हो रहा है बच्चों, उसकी रेडियस में। तो dr/dt दिया हुआ है ना, तो कह रहा है कि dr/dt के लिए रेडियस गिवन है, रेडियस क्या है, गिवन है, तो r गिवन है, उसके लिए एट व्हाट रेट इज अ वॉल्यूम ऑफ द बबलिंग इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बब्बल का जो है वॉल्यूम निकालेंगे आप, वॉल्यूम निकालने के बाद जैसे dv/dt निकाल लीजिएगा। ठीक है, और dv/dt निकालने के बाद क्या होगा, क्योंकि वही अब एट व्हाट रेट जब वॉल्यूम पूछा गया तो dv/dt तो आपसे पूछा जा रहा है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। वॉल्यूम निकालने के बाद जब वॉल्यूम मिल जाएगा तो r की जगह आप 1 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ में आ गया ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं डी क्वेश्चन पे। इस तरह क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जरूर देखने को मिलेगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम डी ऑप्शन की बात करते हैं, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। वाह वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन आया है। ऐसा क्वेश्चन आपको कितना नंबर देके जाएगा बच्चों, 8 मार्क्स देकर जाएगा बच्चों। कितना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आप कहीं और जाने वाले हैं क्या, कहीं नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे सर जी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स हमारे दिए गए हैं, अगर दो वेक्टर्स हमारे दिए गए हैं, उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो बच्चों देखिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे से याद कर लेना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब होता है एस डी। क्या होता है, एस डी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ क्या होता है बच्चों, a2 माइनस का a1 वेक्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे और लिखेंगे d1 क्रॉस d2। ठीक है, मॉड बंद कर दीजिए बच्चों। नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको लेना है बच्चों, नीचे आपको देखिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, d1 ये वेक्टर्स हैं बच्चों, a2 माइनस a1, यहाँ पे आप b1 कर लीजिए, b1 क्रॉस b2 है ये वेक्टर्स, b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ। ठीक है, आप देखिए बच्चों, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मॉड निकाल दीजिए। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। बी देखिए क्या होता है, a2 माइनस a1 वेक्टर, डॉट लगेगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1, ये इस पूरे पर मॉड लगा होता है, और ये भी। अब आप कहेंगे सर b1 क्रॉस b2 कहाँ से यहाँ मिलेगा, तो देखिए बच्चों हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो देखिए r वेक्टर इज इक्वल टू ये हमारा a1 हो गया प्लस लैम्डा b1 हो गया, ये a1 हो गया, ये लैम्डा b1 हो गया। आपको इस फॉर्म से इसको कंपेयर करना है, a1 b1 लैम्डा। ठीक है, और इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा a2 प्लस का b2 म्यू2। अब यहाँ म्यू है ना तो बच्चों, तो यहाँ म्यू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ a1 b1 हमारे ये और ये हो जाएंगे, उसके बाद a2 b2 हमारे ये हो जाएंगे, ये a2 हो जाएगा, ये हमारा b2 हो जाएगा। बस बच्चों अपने इस फॉर्मूले में आपको लगा देना है, पहले a2 माइनस a1 कर लीजिएगा, फिर b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है पता है ना, डिटरमिनेंट बना के निकाल लीजिए बच्चों। बहुत अच्छा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इस सवाल की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की तो आप समझ लीजिए, यही सवाल अगर आपने लगा लिया ना तो आप तो वैसे ही पास हो जाएंगे। ये सवाल अगर आपने लगा लिया तो आप वैसे ही पास हो जाएंगे। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये क्वेश्चन नहीं लगाया तो आप पछताएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए डी के बाद ई आ रहा है, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे भैया ये तो कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स है, y वाला टर्म्स dy की तरफ भेज दीजिए, dx को 4x की तरफ भेजकर इंटीग्रेटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 के लिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करने के बाद लास्ट में y और y की जगह 1 लगा देंगे, x की जगह 0 लगाकर c की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, c की। और c की वैल्यू जैसे मिलेगी बच्चों, ये जो वैल्यूज दी होती है ना, ये कांस्टेंट निकालने के लिए दिया जाता है, ताकि आप कांस्टेंट का आंसर में मत रखिएगा। तो तो आप जब c की वैल्यू निकल आएगी c की, तो उसकी जगह हम c को वापस लगा देंगे
और आपका आंसर आ जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारे पार्ट दिए हुए ए और बी, कह रहा प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड इज डिफाइंड एज आर हमारे पास दिया हुआ है। और देखिए बच्चों, एक सवाल ऐसा मिलने वाला है आपको, एक सवाल ऐसा मिलने वाला है रिलेशन एंड फंक्शन का, इज डिविजिबल बाय नंबर 3 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आप कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको पता है, उसमें आपको जो है आपको सिमेट्री, ट्रांजिस्टिव, है ना, ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर क्वेश्चन हम बनाएंगे बच्चों, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आ रहा समझे, तो आपको तीनों इसकी जो थ्योरम्स होती है इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, वो तीनों चीज़ें हमारी पास वेरीफाइड होने चाहिए, तभी हम जाके कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। प्रूव करने के लिए आपको तीनों प्रूव करने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसका 7th का बी पार्ट देखिए, प्रूव करिए ये जो मैट्रिक्स है सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन a² - 5a + 7i = 0। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x2। तो बच्चों ये आई आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स होगी, यानी कैसे लेंगे, आई = 1 0 0 1, इस तरह से ले लीजिएगा। अब आप a² मतलब a का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, a में 5 का मल्टीप्लाई करके, आई वाला में 1 0 0 1 रहेगा, 7 का मल्टीप्लाई करके, इसको सॉल्व करेंगे ना तो प्रूव करना होगा 0। तो 0 कब आएगा बच्चों, यानी कि इसको सॉल्व करने पर आपकी जो मैट्रिक्स आएगी वो 0 0 0 0 आएगी 2x2 में, है ना। तो बस ये प्रूव हो जाएगा, लास्ट में फाइनली 0 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे ए इनवर्स सर जी कैसे निकलेगा, तो ए इनवर्स = क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो आप एडजॉइंट ए निकाल लीजिएगा और इस मैट्रिक्स का मॉड ए निकाल लीजिएगा डिटरमिनेंट बना के, ओके। उसके बाद 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स का सवाल है, आएगा पक्का, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा प्रूव दैट, और ये भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल दे के जाएगा आपको नंबर, पक्का है बच्चों। अगर एक क्वेश्चन आपने इसको रट लिया, एक ही तो करना है, डू वन पार्ट, ए या बी। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन जो है 0 से π/2 log sin x dx - π/2 log 2 है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसमें क्या करिएगा, इसको आई मानिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, आई मान लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी 0 to a f(x) dx में क्या लगता है, 0 to a f(x) में लगाएंगे fa - x dx, लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी यूज करके, थोड़ा लंबा सवाल है, अगर नहीं आता है कमेंट्स करिएगा, मैं इस सवाल को भी आपको बता दूंगा, पर ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में जाने से पहले इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप नहीं गए तो आप समझ लीजिए 7 से 8 नंबर का सवाल आप मिस कर रहे हैं बच्चों। तो -π/2 log 2 ये आंसर है इसका, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन देख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। और ये यार अभी आपने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। उसके बाद ये सवाल एक आ रहा बच्चों होमोजीनियस का, कैसे पता चला हमको कि होमोजीनियस है बच्चों। देखिए x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है ना, यहाँ पे भी x 1 है, y 1 है, तो सेम है ना सब। इसको नीचे लाइए और y की जगह bx मान लीजिए और इसको लगा लीजिए बच्चों, विच इज होमोजीनियस। ये क्या है, होमोजीनियस का सवाल है, इसमें पुट कर दीजिए y की जगह bx, या पुट कर दीजिएगा, और इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड x की वैल्यू निकाल लीजिएगा बच्चों। उसकी जगह रखकर हम पहले इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाद में v की वैल्यू वापस लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट सेक्शन का सवाल आ रहा है बच्चों 9, डू एनी वन पार्ट, इनमें से कोई एक करना है। तो बच्चों ये जो सवाल देख रहे हैं ना, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स मेथड, बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ से XYZ का सवाल निकालना, XYZ की वैल्यू निकालना, उसके लिए AX = B है, AX = क्या है, B का एक मेथड है, उसी के थ्रू इसको निकालना होता है। और ये काफ़ी थोड़ा लंबा है, बट आप निकाल सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इस सवाल को AX = B फाइंड, उसके बाद दूसरा देख सकते हैं 9 का B वाला, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। बच्चों ये सवाल एरिया रिलेशन बिटवीन कर्व्स का है, तो आप इस सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। ये एक सवाल आपको उससे देखने को मिलेगा। ये इलिप्स का इक्वेशन है और कह रहा है लाइन से और ये दोनों के बीच का एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए बच्चों। फिर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, y/dx करके y की जो वैल्यू है वो यहाँ लगा देंगे। लिमिट हमारी क्या है, x की 0 से a ही लेकर आराम से इसका एरिया निकाल सकते हैं बच्चों। क्या होता है इसका एरिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 0 to a y dx, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, आपके नंबर पक्के हो गए। तो हमने सारा यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आप लाइक जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर प्रैक्टिस करके जाना, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप पछताएंगे बच्चों। प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा, आपके भविष्य का सवाल है बच्चों, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू, बाय बाय।